एक गांव में हीरा नाम का एक बिगड़ैल व्यक्ति रहा करता था। हीरा गांव के मुखिया का बेटा था। वो दिन भर रामू और श्यामू के साथ आवारा गर्दी करता रहता। गांव में मुखिया का अच्छा खासा दबदबा था। इसी कारण गांव में कोई भी व्यक्ति हीरा के खिलाफ आवाज नहीं उठाता था। एक दिन की बात है, हीरा रामू और श्यामू के साथ आवारा गर्दी कर रहा था कि तभी उसकी नजर गांव की सबसे सुंदर युवती चारू पर पड़ी। मैं तुम्हारे पास आ रहा था चारू, तुम कहाँ जा रही हो? मैं तुमसे कितनी बार कह चुकी हूँ हीरा कि मेरा रास्ता मत रोका करो। और मैं भी तुमसे ना जाने कितनी बार कह चुका हूँ चारू कि मैं तुम्हारा रास्ता एक बार नहीं बल्कि 1000 बार रोकूंगा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरे लिए यही काफी है। मुझे गांव की और लड़कियों की तरह मत समझना जो तुम्हारे पिता के दबदबे की वजह से तुमसे कुछ नहीं बोल पाती। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो तुम्हारे जैसे आवारा लड़के से डर जाऊं। बस बहुत हो गया चारू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसका ये मतलब नहीं कि तुम मेरे दोस्तों के सामने मेरा अपमान करो। तुम्हें अभी से मेरा सम्मान करना सीखना चाहिए, क्योंकि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। क्या मेरी पत्नी बनने के बाद भी तुम मेरा इसी तरह से अपमान करोगी? मान ना मान, मैं तेरा मेहमान, ये तो वही वाली बात हो गई ना। अरे मैं तुमसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। मैं दिनेश को पसंद करती हूँ और मैं उसी से शादी करूंगी। चारू की बात सुनकर हीरा का दोस्त रामू क्रोधित होते हुए बोला, आखिर तुम्हें दिनेश में ऐसा क्या पसंद है चारू, जो तुम हीरा भाई के प्यार को ठुकरा रही हो? रामू सही कह रहा है चारू, हीरा भाई के पास सब कुछ है, उस दिनेश के पास तो कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि ढंग की नौकरी भी नहीं। अरे वो तुम्हें 2 वक्त की रोटी भी पेट भर कर नहीं खिला सकता। तुम्हें पता है दिनेश के पास ऐसी क्या चीज है जो हीरा के पास नहीं है? चारू की बात सुनकर रामू और श्यामू चारू की ओर गौर से देखने लगे। चारू हीरा का मजाक उड़ाते हुए बोली, दिनेश के पास भले ही हीरा की तरह धन दौलत बंगला गाड़ी ना हो, लेकिन उसके पास सम्मान है जो हीरा के पास नहीं है। हीरा अपने पिता की दौलत पर ऐश करता है और दिनेश मेहनत करके कमाता है। जब मेरे पिता के पास इतनी दौलत है तो भला मुझे काम करने की क्या जरूरत है? यही तो फर्क है तुम में और दिनेश में। पता है हीरा, सम्मान करना किसे कहते हैं? तुम्हें और तुम्हारे पिता को पता ही नहीं है। अगर तुम दिनेश की तरह दूसरों का सम्मान करते होते और अपने पैरों पर खड़े होते ना, तो एक बार को मैं तुमसे शादी करने के बारे में सोच भी लेती। लेकिन तुम सिवाय आवारागर्दी के अलावा और गांव की दूसरी लड़कियों को छेड़ने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं करते। तो अब मेरा रास्ता छोड़ो। इतना कहकर चारू पैर पटकती हुई वहाँ से चली गई। चारू के जाते ही रामू अपने दोस्त हीरा से बोला, हीरा भाई, ये तो आपका अपमान करके चली गई। मेरी समझ में नहीं आता हीरा भाई, गांव की कई लड़कियां आपको इतना पसंद करती हैं और आप चारू पर ही इतनी जान क्यों छिड़कते हो, जबकि वो तो आपको घास भी नहीं डालती। चिंता मत करो, आज जो अपमान चारू ने मेरा किया है ना, उसका बदला तो मैं लेकर रहूंगा। मैं भी देखता हूँ कि दिनेश इसके साथ विवाह कैसे करता है। तुम दोनों एक बात अपने दिमाग में बिठा लेना, अगर चारू पत्नी बनेगी तो सिर्फ मेरी। मैं आज ही पिताजी को चारू के घर पर भेजता हूँ, देखता हूँ चारू का पिता कैसे इनकार करता है। आप फिर से गलती कर रहे हैं हीरा भाई। अरे चारू के माता पिता तो बरसों पहले ही गायब हो चुके हैं। चारू को तो उसके दादा और दादी ने पाला है। हाँ, तो वो भी उसके माता पिता समान ही हुए ना। अब चलो। इतना कहकर हीरा सीधे अपने पिता मुखिया के पास जाकर बोला, पिताजी, मैं गांव की एक लड़की चारू से प्यार करता हूँ। मैं चाहता हूँ आप मेरा रिश्ता लेकर चारू के घर पर जाएं। कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं तुम्हारे विवाह की बात पड़ोस के जमींदार की लड़की से पहले ही कर चुका हूँ। दहेज में वो कितना धन दे रहे हैं तुम्हें इसका अंदाजा भी है। और चारू तो वैसे भी बगैर माता पिता की संतान है। मुझे दहेज में कोई धन दौलत नहीं चाहिए पिताजी। वैसे भी आपके पास धन की क्या कमी है? आप नहीं जानते पिताजी, आज चारू ने मेरा सरेआम अपमान किया है। अब आप ही बताइए पिताजी, आपके पुत्र का अपमान क्या आपका अपमान नहीं हुआ? इतना कहकर हीरा सारी घटना अपने पिता मुखिया को बताने लगा। हीरा की बात सुनकर मुखिया क्रोधित होते हुए बोला,
ये तो तुम्हारे लिए बहुत बड़े अपमान की बात है हीरा। तुम इस गांव के मुखिया की संतान हो। क्या चारू इस बात को नहीं जानती? उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे प्रस्ताव को ठुकराने की? मैं आज ही जाकर उसके दादा दादी से तुम्हारे लिए हाथ मांग कर आता हूँ और कुछ ही दिनों में तुम्हारा विवाह चारू से करवाता हूँ। तभी हीरा का दोस्त रामू मुस्कुराता हुआ मुखिया से बोला, मुखिया जी, आप जाने को तो चले जाइए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसके दादा दादी उसका हाथ हीरा भाई को सौंपेंगे। उसके दादा दादी दिनेश को पहले से ही पसंद करते हैं। तुम उसकी चिंता मत करो। मैंने अपने गांव में ऐसा दबदबा बनाया है कि उनकी हिम्मत नहीं होगी मुझे मना करने की। मैं अभी और इसी वक्त जाकर चारू के दादा दादी से बात करता हूँ। इतना कहकर मुखिया चारू के घर पर चला गया। चारू के दादा विनय प्रताप मुखिया को देखकर बुरी तरह से घबरा गए। क्या हुआ मुखिया जी? सब कुछ ठीक तो है? इतनी सुबह सुबह आप मेरे घर पर? तुम्हारे लिए ही खुशखबरी है विनय। मैं चारू का हाथ अपने पुत्र के लिए मांगने आया हूँ। मेरा बेटा तुम्हारी बेटी चारू को पसंद करता है। तुम्हारे लिए इससे ज्यादा सम्मान की बात क्या होगी कि चारू मेरे घर की बहू बने। मुखिया की बात सुनकर विनय सोच में पड़ गया। क्या सोच रहे हो? ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते। समझ लो कि कुबेर का खजाना तुम्हारे पास चलकर आया है। मेरे बेटे से ज्यादा सुखी तुम्हारी बेटी को कोई नहीं रख सकता। वो बात तो ठीक है मुखिया जी, लेकिन मैं पहले से ही दिनेश को जुबान दे चुका हूँ। मैं चारू का विवाह उसी से करूंगा। तो जुबान को तोड़ दो, इसमें कौन सी बड़ी बात है? नहीं मुखिया जी, मैं अपनी जुबान को किसी भी कीमत पर नहीं तोड़ सकता, भले ही आप इसके लिए मेरी जान ही क्यों न ले लें। विनय प्रताप की बात सुनकर मुखिया क्रोधित होता हुआ वहां से चला गया और सीधा हीरा से बोला, तुम्हारे कहने पर मैं चारू के घर गया और उसके दादा ने मेरे मुंह पर मना कर दिया। दोबारा चारू से विवाह की बात मत करना। मूर्ख इंसान, क्या तुम्हारे लिए लड़कियों की कमी है जो तुम भिखारी खानदान की लड़की से विवाह करना चाहते हो? इतना कहकर मुखिया वहां से चला गया और हीरा बुरी तरह से क्रोधित हो उठा। अब क्या करोगे हीरा भाई? इस सारे फसाद की जड़ दिनेश है। अब समय आ गया है दिनेश को सबक सिखाने का। तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। हीरा उन दोनों के कान में एक योजना बताने लगा। उस योजना को सुनकर रामू और श्यामू के होठों पर मस्करी भरी मुस्कान आ गई। कुछ ही देर में हीरा दिनेश के पास जाकर बोला, अरे दिनेश भैया, क्या तुम्हारा चारू से कोई झगड़ा हो गया है क्या? नहीं तो, लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? कुछ देर पहले मैंने चारू को अपने गांव के नजदीक उस ज्वालामुखी के पास जाते हुए देखा है। आप तो जानते ही हैं कि वो ज्वालामुखी कभी भी फट सकता है। मुझे लगा कि शायद चारू से आपका कोई झगड़ा हो गया है और इसी वजह से चारू वहां पर चली गई हो। हीरा भाई सही कह रहे हैं। मैंने स्वयं अपनी आंखों से चारू को ज्वालामुखी के नजदीक जाते हुए देखा है। कहीं तुम मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे हीरा? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि चारू को तुम भी पसंद करते हो। मेरा काम तुम्हें बताना था दिनेश भाई। विश्वास करना या ना करना तुम्हारी इच्छा पर निर्भर करता है। सोच लो, अगर चारू को कुछ हो गया तो क्या जीवन भर अपने आप को माफ कर पाओगे? हीरा की बात सुनकर दिनेश बुरी तरह से घबरा गया और वो दौड़ता हुआ उस ज्वालामुखी के नजदीक चला गया। ज्वालामुखी के अंदर से अजीबोगरीब भयंकर आवाजें आ रही थी। दिनेश चारू को आवाज लगा ही रहा था कि तभी पीछे से आकर चुपके से श्यामू ने दिनेश को ज्वालामुखी के अंदर धक्का दे दिया। दिनेश चीखते हुए ज्वालामुखी के अंदर गिर गया, मगर जैसे ही दिनेश नीचे गिरा तो सामने का मंजर देखकर उसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि ज्वालामुखी के अंदर पूरा एक गांव बसा हुआ था। दिनेश ने देखा कि उस गांव के सभी मकान लावा के रंग के बने हुए थे और वहां के लोग खेती में पानी की जगह ज्वालामुखी की लावा का इस्तेमाल कर रहे थे। डरो मत, अब ये लावा कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन ये कैसे हो सकता है? ज्वालामुखी के अंदर पूरा गांव बसा हुआ है। ये तो नामुमकिन है। कहीं ये मेरी आंखों का
भ्रम तो नहीं? कहीं मैं मर तो नहीं गया? नहीं, तुम जीवित हो। आओ, मैं तुम्हें सबसे पहले इस गांव की सैर कराता हूँ। उसके बाद तुम्हें तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इतना कहकर वो व्यक्ति दिनेश को सारे गांव की सैर कराने लगा। इतने में ही एक बूढ़ा व्यक्ति दिनेश को गौर से देखने लगा। कहीं तुम्हारे दादा का नाम सुखिया तो नहीं? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? दिनेश को पता नहीं क्यों उस बूढ़े की शक्ल बहुत जानी पहचानी महसूस हुई। आपकी तस्वीर तो मैंने अपने दादा के साथ देखी थी, और जब भी मैंने अपने दादाजी से आपके बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे यही बताया कि आप उनके बहुत अच्छे मित्र थे। इससे ज्यादा उन्होंने मुझे कभी कुछ नहीं बताया, क्योंकि उस हादसे के बारे में गांव का कोई भी व्यक्ति नई पीढ़ी से बातचीत नहीं करता। सच तो ये है कि वो सब के सब आज भी डरे हुए हैं। मैं कुछ समझा नहीं। मैं तुम्हें सब बताता हूँ बेटा। बरसों पहले इस गांव में ज्वालामुखी अपने पूरे उफान पर था। सरकार की तरफ से हमें लगातार ये सूचना मिल रही थी कि गांव को जल्द से जल्द खाली कर दो, ज्वालामुखी कभी भी फट सकता है। हम सब गांव को खाली करने के इंतजाम में लगे हुए थे, मगर एक दिन समय से पहले ही अचानक ये ज्वालामुखी फट गया और गांव में हाहाकार मच गया। हर कोई अपनी जान बचाकर भागने लगा। ज्वालामुखी का लावा बड़ी तेजी से गांव की ओर बढ़ रहा था। गांव के बहुत से लोग इसकी चपेट में आकर अपनी जान गंवा बैठे कि तभी एक बहुत बड़े ज्ञानी साधु गांव में आए और उन्होंने अपनी शक्ति के बल पर उस ज्वालामुखी के लावा को वहीं पर रोक दिया और हम लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले गए। सब कुछ सही हो जाने के बाद साधु गांव वालों के साथ गांव आ गए और उन्होंने हमारे साथ रहने की अनुमति मांगी, मगर गांव वालों ने उन्हें अपमानित करके गांव से निकाल दिया। गांव वालों का कहना था कि लावा का रुकना साधु का कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि एक इत्तेफाक था। वो साधु बुरी तरह से क्रोधित हो गया और उसने सारे गांव वालों को श्राप दे दिया कि जितने भी लोग वहां पर मौजूद हैं, वो सब के सब ज्वालामुखी के अंदर ही रहेंगे। उनके लिए समय रुक जाएगा। श्राप के अनुसार हम सब ज्वालामुखी से निकले हुए लावे से ही अनाज उगाएंगे और उसे खाएंगे। तभी आप सबके चेहरे पर उम्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो क्या इस श्राप का कोई तोड़ नहीं है बाबा? एक उपाय है। साधु ने क्रोध में आकर श्राप दिया था और क्रोध का तोड़ प्रेम है। अगर कोई युवती या युवक किसी से सच्चा प्रेम करे और वो उसके प्रेम में अपनी मर्जी से इस ज्वालामुखी में छलांग लगा दे तो फिर सब कुछ सामान्य हो जाएगा। मगर ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि कुछ दिनों बाद ये ज्वालामुखी फट जाएगा। पर अगर ज्वालामुखी के फटने से पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ तो हम सब की मौत निश्चित है। तो क्या बाबा, अगर कोई भी व्यक्ति ज्वालामुखी के अंदर गिरता है तो वो मेरी ही तरह क्या यहीं फंस जाता है? नहीं, मन का सच्चा अगर अंदर गिरता है तो उसे कुछ नहीं होता, लेकिन कपटी व्यक्ति तुरंत जलकर राख हो जाएगा। यहाँ का समय अलग चलता है बेटा। दिनेश उदास होकर बैठ गया, मगर उसे नहीं पता था कि उसे ज्वालामुखी के अंदर गिरे हुए 1 महीने से ज्यादा समय हो चुका था। उधर चारू दिनेश को हर जगह ढूंढ चुकी थी, मगर उसे दिनेश कहीं नहीं मिला। थक हार कर एक व्यक्ति उसे ऐसा मिला जिसने बताया कि उसने दिनेश को ज्वालामुखी के पास जाते हुए देखा था और जिस समय दिनेश ज्वालामुखी के नजदीक गया था उस समय उसने हीरा, रामू और श्यामू को भी दिनेश के साथ देखा था। यही नहीं, उसने ये भी बताया कि श्यामू को उसने दिनेश को ज्वालामुखी के अंदर धक्का देते हुए भी देखा था। तुमने ये बात गांव वालों को क्यों नहीं बताई? तुम तो जानती हो चारू कि हीरा के पिता इस गांव के मुखिया हैं। वो मुझे मेरे परिवार सहित जान से मार देते। चारू क्रोधित होकर सीधे हीरा के पास पहुंची। तुमने बहुत गलत किया है। आखिरकार तुमने मेरे दिनेश को मार ही दिया ना। जब तुम्हें सब कुछ पता चल ही गया है चारू, तब तो तुम्हें मुझसे विवाह करना ही होगा।
ये तुम्हारी गलतफहमी है हीरा। अगर मैं दिनेश की नहीं हुई तो मैं तुम्हारी भी नहीं होऊंगी। मैं जा रही हूँ उसी ज्वालामुखी में दिनेश के पास अपनी जान देने। इतना कहकर चारू ज्वालामुखी की ओर चली गई। तुम दोनों चलो मेरे साथ। कहीं ऐसा ना हो कि चारू वास्तव में ज्वालामुखी में कूदकर अपनी जान दे दे। पागल हो गए हो क्या हीरा भाई? ज्वालामुखी कभी भी फट सकता है। पागल हो गए हो क्या? मैं चारू से कोई प्यार नहीं करता। मैं तो बस उसे पाना चाहता था। शामू, मत भूलो कि तुमने ही दिनेश को ज्वालामुखी में धक्का दिया था। हम जाकर बस इतना देखेंगे कि इस समय चारू के अलावा कोई और मौजूद तो नहीं है वहाँ। वो तीनों ज्वालामुखी के पास चले गए कि तभी चारू क्रोधित होकर उन तीनों के सामने आ गई। तुम तीनों को मारकर ही मैं मरूंगी। अचानक चारू ने उन तीनों को बड़ी फुर्ती से ज्वालामुखी के अंदर धक्का दे दिया। वो तीनों गिरते ही जलकर राख हो गए। मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ दिनेश। इतना कहकर चारू ज्वालामुखी के अंदर कूद गई। अचानक एक तेज धमाका हुआ। सारे गांव वाले दिनेश सहित ज्वालामुखी के बाहर आ गए। ये सब क्या है दिनेश? ये चमत्कार कैसे हुआ? तुम्हारा प्रेम सच्चा था चारू। आज तुम्हारे प्रेम की वजह से ही ये सब लोग और मैं जीवित बच पाए। सभी गांव वाले खुशी खुशी रहने लगे। गंगापुर नाम का एक गांव था। वहाँ राधे श्याम अपनी पत्नी के साथ रहता था। गंगापुर में पानी की बड़ी समस्या थी। उस गांव में पानी दूसरे गांव से या दूसरे कस्बों से आया करता था। ओफो, कितनी गर्मी है और बढ़ती ही जा रही है। ऐसा लग रहा है कि हिमालय जाकर बस जाऊं। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, इस गांव में हिमालय, पानी, बंजर जमीन की बातें मत किया करो। अरे, अब पानी नहीं मिल रहा है ठीक है, लेकिन क्या अब उस बारे में बात भी ना करें? उतने में गांव के नायक और उनके आदमी वहां पर कई सारे ड्रम, टंकी और ठंडे पानी की बोतल लेकर वहां आते हैं। सुनो सुनो सुनो, आज हमारे गांव के नायक श्री केशव महाराज यहाँ पर आ रहे हैं। लगता है नायक जी गांव में हर साल की तरह पानी और कपड़े बांट रहे हैं। मैं हर साल बस इसी का इंतजार करती हूँ। चलो चलकर पानी ले ले, वरना पूरा गांव उसी पर टूट पड़ेगा। राधे श्याम और उसकी पत्नी वहां पर पहुँचे और वहां उन्होंने देखा कि पानी में गंदे गंदे कीड़े घूम रहे हैं। तब राधे श्याम ने नायक के दरबान से कहा, इस पानी को तुम हमारे पीने के लिए लेकर आए हो? इंसान अगर इससे नहा भी लेना तो भी बीमार हो जाए। हाँ, ये सही कह रहे हैं। अगर घर के बच्चे ये ऐसा पानी पिएंगे तो उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। जो है यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेना है तो लो, वरना मैं चला। ए जी, क्यों मुंह लग रहे हो? जो है वही ले लीजिए। नायक का दरबान वहाँ से चला गया। गांव वालों ने जैसे तैसे पानी पीने की कोशिश की। उस गंदे पानी को पीने से आधे गांव वाले बीमार हो गए। उनके पास कोई चारा नहीं था। एक दिन सारे गांव वाले राधे श्याम से मिलने गए। हम सब नायक के घर जा रहे हैं, अगर तुम्हें भी चलना है तो चलो। आज फैसला हो ही जाए इस पानी की समस्या का। हाँ हाँ, तुम सही कह रही हो, हमें वहाँ जाना चाहिए। सारे मिलकर गांव के नायक के घर जाते हैं। उस वक्त नायक ने गांव वालों को देखा और वो सारा माजरा समझ गया। देखो, मेरे पास इस इलाज का कोई उपाय नहीं है। तुम चाहे जो कर लो, मैं अब कहीं से पानी की भीख नहीं मांग सकता। आपके भेजे हुए गंदे पानी की वजह से पूरा गांव बीमार हो गया है। उनकी बातें बिना सुने ही नायक अपने कमरे में चला जाता है। उसे जाता देख राधे श्याम और अन्य गांव वाले बड़े परेशान हो जाते हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब कहाँ जाएं, क्या करें? खेती का समय भी आ गया है। हमें ही कुछ तय करना होगा। आज तो हमारे गांव के नायक ने भी हमारा साथ छोड़ दिया। अगर इस साल भी हमने खेतों को बंजर छोड़ा तो हमारे खेत, घर बार सब कुछ मुश्किल में आ जाएगा। इससे हमें कैसे भी निकलना होगा। गांव बहुत ज्यादा परेशान है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सबके प्राण संकट में हैं। गांव वाले मिलकर चर्चा कर ही रहे थे कि उनके गांव में घुड़सवार आता है, जिसे देखकर सब दंग रह जाते हैं।
क्या ये गंगापुर गांव है? मैं यहाँ आपकी सहायता के लिए आया हूँ। कृपया करके हमारी जान मत खाना, हम पहले से ही बहुत परेशान हैं। लेकिन तुम मेरी बात तो सुनो, मैं भी इसी गांव का हूँ। तब जाकर घुड़सवार ने अपने बारे में सारी बातें बताई। कई साल पहले मेरे पूर्वज इस गांव में आकर बसे थे। उस वक्त मैं बहुत छोटा था जब हमें इस गांव से बेदखल कर दिया गया था। जरूर तुमने कोई चोरी की होगी, आखिर घोड़े पर भी तो आए हो। चोरी तो नहीं, मुझे और मेरे परिवार को तंत्र विद्या करने की वजह से इस गांव से निकाला गया था। लेकिन तुम्हारे परिवार को निकाला क्यों गया था? क्या समस्या आ गई थी? गांव में हर साल भव्य पूजा हुआ करती थी ताकि गांव में बरसात हो, लेकिन मेरे परिवार के कुकर्मों की वजह से आज गांव इस मुसीबत में है। हम कुछ समझे नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? ज्यादा लालच के चक्कर में मैंने उस वक्त उस पूजा से गांव के खेतों के जादुई बीज चुरा लिए थे। ये बात जब पंडित जी को पता चली तो मुझे और मेरे परिवार को गांव से निकलवा दिया। उस पूजा के फलस्वरूप भगवान ने हमें आशीर्वाद के तौर पर मुट्ठी भर जादुई बादलों के बीज दिए थे, लेकिन हमने भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद चुरा लिया और इसी वजह से हमें निकाल दिया गया। बादलों के बीज? ये क्या होता है? वो बीज अब कहाँ है और उससे क्या होगा? उस बीज से हम बादल उगा सकते हैं। हर खेत में बादलों के पेड़ होंगे जिससे गांव के खेतों को पानी मिलेगा, और उन बीजों को मैंने हमारे पुश्तैनी खेत में दफना दिया था, जिन्हें मैं आज लेकर आया हूँ। उस घुड़सवार ने अपने घोड़े से उतरकर अपनी झोली में रखे उन चमकते हुए बीजों को निकाला और गांव वालों को दिखाने लगा, जिसे देखकर सब दंग रह गए। राधे भैया, आप जाकर थोड़ा सा पानी लेकर आइए। राधे श्याम गांव जाकर गंदा पानी लेकर आता है। सब मिलकर खेत में जाते हैं। अब आप सब इस बीज की ताकत देखिएगा। मैं इन बीजों को अभी बो देता हूँ। आप सब कल सुबह आकर देखिएगा, ये बीज बादलों के पेड़ बन चुके होंगे। जैसे ही उस घुड़सवार ने उन बीजों को खेत में बोकर पानी डाला, पूरी रात गांव वालों ने इंतजार किया। देखते ही देखते उस खेत में से बादल बाहर निकल आया। ये कैसे हो सकता है? ये तो मुमकिन ही नहीं है। मुमकिन क्यों नहीं है? हमारे गांव में अब बरसात होगी, अब हम भी खुश रहेंगे। घुड़सवार ने अपने झोले से सारे बीज निकाले और पूरे गांव वालों में बांट दिए। सभी गांव वालों ने उसे ले जाकर अपने अपने खेतों में बो दिया और फिर सभी के खेतों में बादल उगाए। गांव में मानो जैसे खुशियों का मेला निकल आया हो। आज सबसे पहले मैं इन बादलों के पानी से नहाऊंगा। तब राधे श्याम ने कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम अब तक हमारे गांव में क्यों नहीं आए? अगर तुम पहले ही आ जाते तो गांव में इतनी तकलीफें नहीं होती। मुझे इस गांव के नायक ने यहाँ आने से मना किया था। बस बस, अब हमसे झूठ मत बोलिए। नायक जी तो बड़े अच्छे हैं। गंदा पानी ही सही, उन्होंने हमारी कई सालों तक मदद की है। अब ये बहुत ज्यादा बोल दिया तुमने। भला नायक जी ऐसा क्यों करेंगे? उस वक्त उस घुड़सवार की बात को सब टाल देते हैं। गांव वालों की खुशी का नायक को पता चल जाता है। तब वो अपनी चाल चलने को सोचता है। इन गांव वालों को हमें मुट्ठी में रखना ही होगा। मैंने ये भी सुना है कि रघु फिर से गांव में आ गया है और गांव वालों को शक्ति बीज दे दी। जी मालिक, ये बात सच है। अब आपकी इज्जत कोई नहीं करेगा। उनके बादल उनके खेतों में जब रहेंगे तब ना। तुम जाकर सारे बादल चुरा लेना और हमारे घर के पीछे जो गौशाला है उसमें रखवा देना। याद रहे, ये काम तुम्हें सारे गांव वालों के सो जाने के बाद ही करना है। इससे क्या होगा मालिक? तो कहीं के तुम हमेशा ही ऐसे रहोगे क्या? बादल चुराने पर सारे गांव वाले हमारे कदमों में आ जाएंगे। नायक के नौकर ने सारे गांव वालों के खेतों से बादल चुरा लिए और नायक जी के घर के गौशाला में रखवा दिए। जब सुबह हुई तो सारे गांव वाले उन बादलों को ढूंढने लगे और घुड़सवार से पूछने लगे, जरूर तुमने ही हमारे बादल चुराए हैं। तुमने आते ही अपना रंग दिखा दिया ना। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। अगर तुम्हें बादल लेने ही थे तो हमें बादलों के बीज दिए ही क्यों? लेकिन मैं उन्हें क्यों चुराऊंगा? तुम सबको बहुत बड़ी गलत फहमी हो गई है। ने एक तो बादल चुराए और अब हम गांव वालों से जुबान लड़ा रहे हो। उतने में वहाँ पर नायक का नौकर भागते हुए आया। चलो चलो, नायक जी का घर पानी से डूब रहा है। नायक जी की जान खतरे में है। हम कुछ समझे नहीं, आखिर ऐसा कैसे हो गया?
नायक जी ने अपने घर के पीछे गौशाला में तुम्हारे बादल चुरा कर रखवा लिए थे, जिस वजह से उनके घर में बादलों की बारिश से बाढ़ आ गई है। और वहाँ जाकर देखते हैं नायक उस बाढ़ में फंसा हुआ होता है। बचाओ, मुझे कोई बचाओ, वरना मैं यहीं खत्म हो जाऊंगा। मुझे तैरना नहीं आता, बचाओ बचाओ। नायक की मदद की आवाज सुनकर घुड़सवार और राधे श्याम दोनों उनके घर पानी में चले जाते हैं और नायक को बादलों की बारिश से बचाकर बाहर लेकर आते हैं। मुझे माफ कर देना, गद्दी की लालच के कारण मैंने ये फैसला लिया। मुझे माफ कर देना। तुम्हें माफ तो कर देंगे हम, पहले इन बादलों को सब अपने अपने खेतों में रखवाओ, उसके बाद तुम्हारा फैसला होगा। सबने बादल वहाँ से अपने अपने खेतों में लगवा लिए। इस नायक को हमें इसी हालत में छोड़ देना चाहिए। उम्र भर ये इसी गांव में रहकर पछताएगा, तब मजा आएगा। नायक को उसकी बुरी हालत में छोड़कर सबने घुड़सवार को गांव का नया नायक घोषित कर दिया और खुशी खुशी उस गांव में रहने लगे। आनंदपुर गांव में लालाजी की अंगूरों की खेती थी, जो उनका नौकर बलदेव उसे संभाला करता था। लालाजी बीच बीच में खेत देखने आ जाया करते थे। क्यों बलदेव, सब कुछ कैसा चल रहा है? सब ठीक है लाला जी। मैंने कल ही फसल में कीटनाशक दवाई छिड़की है। और जो मैंने नए बीज लाए हैं वो कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। ये देखिए, उन बीजों से मोटे मोटे अंगूर उग रहे हैं। अच्छी बात है। मोटे अंगूरों का ज्यादा दाम मिलेगा हमें। जी लाला जी। लालाजी ने बलदेव को पगार पर रखा था। बलदेव एक बहुत अच्छा किसान था, पर उसके पास खुद की जमीन नहीं थी। वो लालाजी के खेतों पर किसानी करता था और इसके बदले लालाजी उसे हर महीने तनख्वाह देते थे। रोज शाम 6 बजे बलदेव अपने घर के लिए निकल जाया करता था। एक दिन की बात है, बलदेव खेत पहुंचा और उसने देखा कि कई सारे अंगूर की गुच्छे गायब थी। कल यहाँ ढेर सारे अंगूर के गुच्छे थे, अचानक कहाँ गायब हो गए? पता नहीं, लगता है मुझे ही कोई आभास हुआ होगा कि यहाँ अंगूर लगे थे। खैर, जाने दो। बलदेव ने इस बात पर इतना ध्यान नहीं दिया और रोज की तरह अपना काम करने लगा। रोज रात 7 बजे वो अपने घर के लिए निकल जाता। अगले दिन भी वही हुआ। बलदेव अंगूरों के खेत पहुंचा और वहाँ कई अंगूरों के गुच्छे गायब थे। ये कैसे हो सकता है? मैंने कल ही यहाँ सच में अंगूरों के गुच्छे देखे थे। कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। लगता है कोई मेरे अंगूरों को चोरी कर रहा है। अगर लाला जी को ये बात पता चल गई तो वो मुझे काम से निकाल देंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मैं आज रात को उस चोर को कैसे भी पकड़ कर रहूंगा। बलदेव ने ठान ली कि रात को वो अंगूरों के चोर को पकड़ेगा। शाम के 7 बजे और बलदेव रोज की तरह अपने खेतों से निकल गया, पर इस बार वो अपने घर नहीं गया, बल्कि पास के एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गया। बलदेव ने अपने साथ एक लाठी ले रखी थी। आज रात को उस चोर की चटनी बना दूंगा मैं। फिर वो कभी भी मेरे अंगूरों को चोरी करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। बलदेव खेतों पर नजर लगाए बैठा था। आधी रात हो गई, लेकिन चोर अब तक आया नहीं था। अभी तक वो चोर क्यों नहीं आया? बलदेव परेशान था, पर फिर भी वो नजर रखकर बैठा था। आखिरकार सुबह 6 बजे जैसे ही हल्की रोशनी आई, रोशनी के साथ कुछ परियां उसके खेत में आ गई। बलदेव ने देखा कि उन परियों ने कुछ अंगूरों के गुच्छे तोड़ दिए। तो ये परियां हैं जो मेरे अंगूरों को चोरी कर रही थी। बलदेव दौड़ता हुआ खेतों में पहुंचा। आप सब तो परियां हैं, तो भला आप लोग मेरे अंगूरों को चोरी क्यों कर रही हैं? तो इस फल का नाम अंगूर है। हमारे परीलोक में ये नहीं उगाते, पर उस दिन हमने जब ये अंगूर खाए तो हमें ये बहुत पसंद आए। तब से हम इन्हें तोड़कर खा रहे हैं। पर आपकी वजह से मेरे मालिक मुझे नौकरी से निकाल देंगे। ऐसा क्यों? ये अंगूरों के बाग लाला जी के हैं। लाला जी हर महीने मुझे तनख्वाह देते हैं इन अंगूरों को उगाने के लिए। अगर आप लोग ऐसे ही सारे अंगूरों को खा लेंगी तो वो मुझे तनख्वाह नहीं देंगे और काम से भी निकाल देंगे। अरे रे, क्षमा कीजिए, हमें ये सब बातें पता नहीं थी। पर हमें ये अंगूर बहुत पसंद है, लेकिन हम तुम्हारे साथ भी अन्याय नहीं कर सकते।
मेरे पास एक सुझाव है। क्या आप हमारे साथ हमारी दुनिया में आएंगे? आप हमें वहाँ अंगूर उगाना सिखा दीजिए और इसके बदले हम आपको ढेर सारे सोने के सिक्के दे देंगे। सोने के सिक्के? हाँ, और फिर हम अपने अंगूर खुद उगाना सीख भी जाएंगे। ठीक है, मुझे मंजूर है। बलदेव ने कुछ अंगूर की बीज ले ली और फिर परियों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और बलदेव का भी, और कुछ मंत्र पढ़ा। मंत्र पढ़ते ही बलदेव भी परियों के साथ उड़ने लगा। बलदेव परियों के साथ बादलों के ऊपर उड़ रहा था। परियां बलदेव को बादलों के बगीचे में ले आई। इस बगीचे में बहुत ही सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूल थे। ये तो अद्भुत है। बलदेव सारा बगीचा देखकर खुश था। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बिना मिट्टी के ये सब कैसे उग गए। ये बादल जादुई है। ये बादल बिल्कुल जमीन की मिट्टी की तरह है। इस पर जो भी बीज उगाओगे वो धरती की भांति ही उग जाएंगे। बलदेव ने उस बादल पर कुछ अंगूरों के बीज छिड़के और उसके बीज छिड़कते ही बीचों से अंगूर के पौधे निकल आए। काश धरती पर भी ऐसे आसानी से पौधे उगाए जा सकते। अंगूरों के पौधों को रोज पानी देना होता है और तो और इनकी जांच भी करनी होती है कि इनमें कोई कीड़े न लग जाएं। एक परी ने जादू किया और उनके सामने एक छोटा बादल आ गया। अब ये बादल रोज इन अंगूरों को पानी देगा। धरती पर पौधों को कीड़े लगते हैं, यहाँ नहीं लगेंगे। यहाँ मिट्टी नहीं है ना? हाँ, वो तो मैं भूल ही गया था। अब हमें क्या करना होगा? कुछ नहीं, समय पर पानी और अच्छी खुराक देने से ये पौधे अपने आप अंगूर उगाएंगे। बलदेव बोल ही रहा था कि उसके सामने वाले अंगूर के पौधे में अंगूर का एक गुच्छा दिखने लगा। वो देखकर परिया बहुत खुश हुई। वो देखो, वहाँ अंगूर उग गए। अब हमें धरती पर जाने की कोई जरूरत नहीं। स्वादिष्ट अंगूर हम खुद अपने ही बादलों पर उगाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी। परी ने फिर से जादू किया और बलदेव के हाथ में एक बहुत बड़ा मटका आ गया। इस मटके में सोने की मोहरें थी। इतनी सारी सोने की मोहरें देखकर बलदेव की आंखें फटी की फटी रह गई। हमें जब आपकी जरूरत होगी हम वापस आपसे मिलने आएंगे। हाँ हाँ। परियों ने जादू किया और बलदेव परीलोक से गायब हो गया। वो वापस उसी अंगूरों के खेत में था। उसके हाथ में वो मटका भी था। बलदेव वो मटका लेकर अपने घर गया। इतने सारे सोने के सिक्के ये कहाँ से मिले आपको? बादलों पे खेती करने के लिए परियों ने दिया है। परिया? बलदेव ने अपने परिवार को पूरा किस्सा बताया। आपकी ये दोनों बातों पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा। पहली कि हम अमीर बन गए और दूसरी ये कि बादलों पर भी खेती होती है। अब तुम मानो या ना मानो, पर सच तो यही है। बलदेव ने बड़ा सा घर खरीद लिया और अपनी खुद की जमीन भी। इस जमीन पर उसने भी अंगूर की खेती शुरू कर दी। अब उसे पैसों की बिल्कुल चिंता नहीं थी। वो परियों का शुक्रगुजार था। बादलों पे खेती करने से उसकी किस्मत ही बदल दी।